इस लेक्चर में हम कोनिक सेक्शन में सर्किल की इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। अब बेसिकली यदि आपसे हम ये पूछें कि सर्किल की यूटिलिटी क्या है, तो क्लास 6 से 10 तक के बच्चे कहेंगे सर ये चैप्टर है हमारे लिए मैथ्स में और हमें इसको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। 11-12 का बच्चा कहेगा सर ये कोनिक सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर जो व्यक्ति आईआईटी को समझता है तो वो ये कहेगा कि सर ये सर्किल के फंडामेंटल्स एक तरह से बेस की तरह काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हमको रोड बनाना है या कोई भी मशीन डिजाइन करनी है या कुर्सी भी बनानी है, अलमीरा बनाना है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज होती है और ट्रिग्नोमेट्री में सर्किल अपने आप छिपा होता है। अब बात यह आती है कि बेसिकली सर्किल है क्या। तो सर्किल यदि हम देखें तो ये एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप है और साथ ही साथ ये क्लोज्ड फिगर है। और यदि इसको हम समझें तो ये बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट है। लोकस ऑफ पॉइंट जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट है क्या। तो इसको बहुत आसान शब्दों में आप समझिए कि लोकस ऑफ ए पॉइंट एक तरह से पॉइंट का बिंदु पथ है, या पॉइंट कहां कहां ठिकाना बना रहा है, कहां कहां अड्डेबाजी कर रहा है, ये बेसिकली लोकस ऑफ ए पॉइंट है। अब इसके बाद विषय यह आता है कि ये जो पॉइंट ठिकाना बना रहा है या अड्डेबाजी कर रहा है या किसी पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये किसी रूल को फॉलो करता है। और सर्किल के केस में भी एक पर्टिकुलर रूल है, और वो रूल ये है कि ये जो पॉइंट है, जो वेरिएबल जिसकी रहेगी पोजीशन, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट या समान दूरी पे रहेगा, और इसी इक्विडिस्टेंट या समान दूरी को हम कहते हैं रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। यदि हम इस वेरिएबल पॉइंट के मूवमेंट की बात करेंगे तो हम ये बात जानेंगे कि ये जो सर्किल है ये 2 डायमेंशन का चूंकि शेप है, तो हमें 2 डायमेंशन के कार्टेशियन सिस्टम को यूज करना है। और हम पोलर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोलर सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 2 डायमेंशन का, ये पूरा सर्किल पर बेस्ड ही है। और यदि हम 3 डायमेंशन को लेके चलते हैं तो 3 डायमेंशन के कार्टेशियन सिस्टम में भी सर्किल हो सकता है। उसमें एक्स वाई जेड भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं पॉइंट के, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन मतलब आप प्लेन ऑफ पेपर, जो आप पेपर पे कोई भी फिगर बना सकते हैं, वो दैट इज पॉसिबल। आप एक्सेस को रोटेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 डायमेंशन के कुछ और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों में भी सर्किल छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम आर थीटा फाई के बारे में बात करते हैं। आर बेसिकली क्या होता है? रेडियस होता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये आपका जो थीटा होता है ये बेसिकली को लैटिट्यूड या पोलर एंगल होता है। ये एंगल आप लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सेस से। और ये जो फाई होता है, ये फाई बेसिकली आपका एजीमुथल एंगल होता है। एजीमुथल एंगल में ये आप एंगल लेते हैं एक्स एक्सेस से इन एक्स वाई प्लेन। इसी प्रकार सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पूरे स्पेस को सिलेंडर के रूप में देखते हैं, और सिलेंडर के रूप में जब आप देखते हैं तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, रो, फाई और जेड। रो बेसिकली इसको आप आर भी मान सकते हैं, ये एक तरीके से रेडियल डिस्टेंस है, और फाई वही आपका एजीमुथल एंगल है। एजीमुथल एंगल को आप लॉन्गिट्यूड भी कह लेते हैं, और ये बेसिकली एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है इन एक्स वाई प्लेन, और जेड इज बेसिकली हाइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक तरीके से आपका क्यूब या क्यूबॉइड, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक स्फीयर की, पूरे स्पेस को एक स्फीयर मान के सारी चीज प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पूरे स्पेस को सिलेंडर मान करके अप्रोच करते हैं। अब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का बहुत अच्छी यूटिलिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और आप स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके प्रॉब्लम को बहुत इजीली और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ने इस बात को डिस्कस किया है कि ये जो सर्किल है बेसिकली ये 2 डायमेंशनल शेप या फिगर है।
अब जब हम लोग ये बात करते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट ये मूव कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है, ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा, है ना। तो आप यदि इसी रूल को जब आप 3 डायमेंशन स्पेस में यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो बेसिकली आपको स्फीयर मिलेगा। किसी भी स्फीयर को आप जब 2 डायमेंशन पे बनाएंगे तो वो सर्किल बन जाएगा। इसी प्रकार सिलेंडर को भी आप 2 डायमेंशन में जब रिड्यूस, आप सर्किल के रूप में भी रिड्यूस कर सकते हैं। स्फीयर और सिलेंडर को आप यदि किसी चक्कू से काटते हैं और उसको चक्कू को पैरेलल रखते हैं एज कंपेयर टू द ग्राउंड, तो आपको सर्किल मिलता है। जैसे स्फीयर को आपने काटा तो आपको लैटिट्यूड्स मिल रहा है। मान लीजिए अर्थ को आपने इमेजिन किया कि वो एक स्फीयर है, हालांकि वो स्फीयर नहीं होता है परफेक्ट स्फीयर, दैट इज ऑब्लेट स्फीरॉइड, है ना, ये जियोइड शेप है। इट मींस स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बर्स्ट एट द इक्वेटर। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कई बार उसको स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, आप चक्कू को मान लीजिए पैरेलल टू द ग्राउंड करके उस स्फीयर को काट रहे हैं तो आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल में डॉट मिलेगा, फिर अकॉर्डिंगली धीमे धीमे बड़ा सर्किल मिलता जाएगा। दोज आर नथिंग बट लैटिट्यूड्स। अब जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है, जैसे हमने बात की थी, ये तो पूरा पूरा सर्किल पे ही बेस्ड है। और लेकिन जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। तो रेफरेंस सिस्टम में आप लोग ने हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया है 2 डायमेंशन में, जिसमें एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं, वाई एक्सिस को आप वर्टिकल पे रखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये आपका एक्स बेसिकली नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अब देखो चक्कर क्या होता है, आप लोग जो ये लियो एक्स और वाई, यहां पर हॉरिजॉन्टल में y भी हो सकता है, वर्टिकल में z, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में z भी हो सकता है, वर्टिकल में x। तो कोई जरूरी नहीं है x और y, लेकिन हाँ ये एक जनरल रेफरेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूवमेंट करते हैं वो पॉजिटिव होता है एंगल का, और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में मूवमेंट हम जब भी मूवमेंट करते हैं एंगल का तो वो नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होता है जिसमें जैसे कि घड़ी की सुई जब घूम रही है जिस दिशा में, दैट इज क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उससे अपोजिट दिशा में घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप ये जो जनरल हम लोग रेफरेंस सिस्टम लिए हैं, इस रेफरेंस सिस्टम को यदि आप 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपका होता क्या है, ये x की जगह x प्राइम आ जाएगा, x प्राइम की जगह x आ जाएगा, और ऐसे ही y और y प्राइम की पोजीशन बदल जाती है। और इसी प्रकार से जैसे कि आपका यहां प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चलाएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है रेफरेंस सिस्टम के बेसिस पे वो बदल जाएगा, उलट जाएगा। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ आपस में उलट जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप रेफरेंस सिस्टम, ये रेफरेंस फ्रेम को, यदि इस रेफरेंस फ्रेम को यदि आप 90 डिग्री प्लस रोटेट करते हैं या -270 डिग्री रोटेट करते हैं तो आपको ये मिलेगा। और यदि +270 डिग्री आप रोटेट करते हैं या -90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये मिलेगा। ये +90 या +270, इस केस में आप ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे x यहां पर आपको मिली थी, यहां पर आपको y मिलेगी, y और y प्राइम वाली एक्सिस मिलेगी। इस वाले केस में देखिए यहां पर y प्राइम इस तरफ है, y यहां पर है, इस केस में y यहां है और y प्राइम है। तो लाइकवाइज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो एक्सिस है, जो हम लोग इन जनरल एक्स वाई ऐसे लेते हैं इस तरीके से, ये चीज एक्स वाई की जगह वाई जेड भी हो सकती है, जेड एक्स भी हो सकती है, ये सब कैसे भी इस तरीके से फ्लिप भी कर सकती है, ट्विस्ट मतलब ये रोटेट भी कर सकती है। लाइकवाइज एक आईआईटीएन को ये बात अच्छी तरह दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और इस प्रकार के कोई भी मेंटल ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए। सर्किल की इक्वेशन जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग 3 बेसिकली कैटेगरी देख सकते हैं, जिसमें सेंटर की अलग अलग हम एक प्रकार से कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते हैं। सेंटर कहां पर होगा सर्किल का, हम ओरिजिन पे मान सकते हैं 0 0, या हम एच के मान सकते हैं जिस, ठीक है। और ये एच के कहीं भी हो सकता है, एच की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार हम -g और -f भी ले सकते हैं सेंटर की बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। अब यदि हम 0 0 लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बेसिकली क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या a स्क्वायर की जगह r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो आप बचपन से क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं।
और यदि हम एच के लिख लेते हैं तो अब आप इस बात को समझिए कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग ने क्या देखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे आप C और P के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको ये पता था यदि पॉइंट ये P है और Q है और आपको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने एक तरह से P और Q को वेक्टर मान लिया। P इज बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट और Q की ओर जा रहा है। तो अब हमने देखा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये अंडर रूट के अंदर में, और यदि आप इसी चीज को स्क्वायर कर देंगे दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये जो आपका ये अंडर रूट का ये साइन है ये ना, ये चीज आपकी हट जाएगी। तो हमने इसमें और कुछ नहीं किया, इसमें केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और आपने बस ये देख लिया y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसी में h और k की वैल्यू जब आप जीरो रख देते हैं तो आपको सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाता है। इसी को आप रीओरिएंट कर देंगे तो ये बेसिकली s, तो s बेसिकली ये इट विल रिप्रेजेंट ऑल द सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट पे सेंटर है, तो ये उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये x और y बहुत हद तक डिपेंड करेगा सीधे सीधे r पे, मतलब मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, कितना रेडियस क्या है वही डिफाइन करेगा। और जब हम लोग ये माइनस g और माइनस f लेते हैं तो अब देखो वही तरीका है। अब आपने क्या किया, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाया तो x माइनस, अब यहां पे ये माइनस जी आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में माइनस इंटू माइनस करके प्लस हो जाएगा। अब इसी का एक्सपेंशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका एक्सपेंशन आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आपकी ए स्क्वायर। यही देखो यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, लेकिन अब इसका ट्विस्ट यहां पर बस इतना सा है कि अब आप इसको रीओरिएंट जब आप करते हैं तो ये जो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर है ना और ए स्क्वायर को एक साथ सारे कांस्टेंट को रख लेते हैं, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बेसिकली आपका सी है। तो आप कोई भी इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन में देखिए दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर है, इसमें कहीं भी याद रखना एक्स और वाई किसी भी कंपोनेंट में नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ी ये मास्टर इक्वेशन है ये सर्किल की, इसमें एक्स वाई कहीं भी साथ चिपक के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई साथ चिपक के नहीं आ रहे हैं, तो यदि किसी इक्वेशन में एक्स वाई साथ चिपक के आ रहे हैं वो सर्किल की इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगी। सर्किल की कोई भी इक्वेशन होगी वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस होगी यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब हम जब इस चीज को देखते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो सी है आप इसको ऐसे लिख दिए। अब इसी इक्वेशन को उलट पुलट दिया, सी को उधर ले गया, ए स्क्वायर को उधर ले गया, और ए की वैल्यू जब आप निकाले तो आपने क्या देखा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये अंडर रूट के अंदर में आ गया, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। अब बेसिकली ये जो आपका रेडियस है ये आपको हमने बता दिया, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है अंडर रूट के अंदर में। अब इसी के बेसिस पर अब ये अंदर जो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है, इसी की वैल्यू पर अब ये पता लगेगा कि भैया सर्किल का रेडियस क्या है और सर्किल का रेडियस रियल है कि इमेजिनरी है। ये आईआईटी का फेवरेट पार्ट है यहां पर जहां पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मान लीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है, इसका मतलब रेडियस जीरो है, और यदि रेडियस किसी भी सर्किल का जीरो है इसका मतलब क्या है कि वो सर्किल क्या बन गया, पॉइंट। तो पॉइंट भी अपने आप में सर्किल का एक रूप होता है, ये बात क्लियर रखिएगा। और यदि यही चीज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी डिटर्मिनेंट ये नेगेटिव हो गया, और यदि ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी वाली बात आ गई। इमेजिनरी वाली बात आ गई तो इसका मतलब कोई रियल रूट्स नहीं हो सकता, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा ऑफ द सर्किल इज इमेजिनरी। और यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल इज रियल। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने ये देखा कि x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 है, तो अब आपने देखा सर्किल की बस तीन ही तरह की इक्वेशन होती है, आपको उन्हीं तीन इक्वेशंस के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो आपने उसको देखा कि हाँ ये वाली इक्वेशन तो इससे कुछ मैच करती है, तो
हमने इसको मैच कर लिया। फिर हमने देखा आपस में कंपेयर करके कि भाई h की वैल्यू क्या होगी। h की वैल्यू हमने इसको कंपेयर किया, देखो यहाँ पे -h है, ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली, और इससे कंपेयर किया तो h की वैल्यू -2 आ गई, k की वैल्यू -4 आ गई, और a की वैल्यू अंडर रूट में 21 आ गई। तो अब आपको सेंटर मान लो, इसी यदि यही इक्वेशन दी है आपको सेंटर निकालना है तो आप पहले h और k निकालिए, h और k निकालने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। और रेडियस निकालना है तो सीधे सीधे आपने a को, है ना, a निकालना है तो √21 होगा जो यहां पर होगा। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, x² + y² प्लस 7x - 9y - 18 = 0। तो सीधी सीधी बात है, ये इस तरह से इक्वेशन है जहां पे x की पावर यहां पे 2 है, y की 2 है, फिर x की यहां पावर 1 है, y की पावर 1 है, और एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट यदि मान ली नहीं है तो सीधे आप 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां पे चीजें आ जाती हैं कि अब इस चीज को अब आप ऐसे कीजिए, कंपेयर कीजिए। अब याली इक्वेशन आपको लगा कि हाँ ये तो इस इक्वेशन से मिलती जुलती है, तो x² + y² + 2gx + 2fy + c से आपने कंपेयर किया, g की वैल्यू निकाली, ऐसे कंपेयर करके f की वैल्यू, याद रखना ये 2g है और ये 2f है ना। यहां पे लोग गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, सीधे g की वैल्यू यहां पे कुछ 7 रख देते हैं, कई बार ये साइन को नहीं ध्यान देते हैं, तो वो ध्यान देना है ना। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, है ना, एक तरीके से यहां प्लस लगाना, तो ये -18 रखना, तो c की वैल्यू -18 है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जब g और f की वैल्यू निकल गई तो भाई जो भी वैल्यू आई g और f की, देखो सेंटर -g और -f होता है तो इसका साइन उलटना पड़ेगा आपको। ये 7/2, ये -7/2 होगा, ये -9/2 है तो ये 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब a को निकालना तो आपको एकदम कैटेगोरिकली क्लियर है कि g² + f² - c होता है। तो आप इस तरह से चीजों को रखिएगा, साइन का गलती मत करना गलती से भी। अब हम तीसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लीजिए ये है 2x² + 8y² = 21। क्या ये सर्किल की इक्वेशन है? अब आप खुद सोचिए, क्या तीन तरह की हमने इक्वेशन की बात की है, इक्वेशन तीन तरह की है, x² + y² = a², दूसरी तरीके से सर्किल को रिप्रेजेंट करने की ये इक्वेशन है, तीसरे तरह से सर्किल को इक्वेशन की ये है। यदि इस चीज को, इस इक्वेशन को आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं ला पा रहे हो तो वो सर्किल की इक्वेशन नहीं है। इसको इस फॉर्म में ला सकते हो, नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, इस फॉर्म में आप नहीं ला पा रहे हो, तो नहीं ला पा रहे हो तो भाई ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है। इसी प्रकार अब मान लीजिए हमने आपको ये इक्वेशन दे दी, तो भाई यदि इस चीज को आप इस इक्वेशन के फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, है ना, इनमें से किसी में, तो वो सर्किल की इक्वेशन नहीं है। एंड सेम थिंग होल्ड्स फॉर दिस, ठीक है। ये वाली एक तरह से कंपेयर करोगे x - h, देखो यहां पे x के पहले जो है ना वो 1 है, y के पहले जो यहां पे छिपा हुआ है वो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो भैया पहले वही करना पड़ेगा। अब कर सकते हो इस केस में भी, देखो x के पहले क्या है 1, y के पहले क्या छिपा है 1, यहां पे 2 और 7 को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि नहीं गायब कर पाओगे तो इसका मतलब ये और ये इक्वेशन, तो भाई ये सर्किल नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर?